हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम 12th क्लास के जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे जो टॉपिक चल रहे थे उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कर रहे थे। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी कर ली थी, हमने उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आज करनी है। उससे पहले हम उसकी ऑप्टिकल भी कर चुके हैं, मैकेनिकल भी कर चुके हैं, फिजिकल भी कर चुके हैं, कोलिगेटिव भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जैसे नेम में ही आ गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो दे कैरी चार्ज ऑन देम। तो जो सोल है इट कैरी चार्ज, वो कैसा भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, यही होंगे चार्ज। अब एक चीज यहां ध्यान रखनी है, जो चार्ज है दैट इज ऑन सोल, ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, नॉट ऑन मीडियम। यानी कि डिस्पर्स फेज है चार्ज, मीडियम पर कोई चार्ज नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है। क्यों? आगे हम ओरिजिन पर जब आएंगे तब मैं इसको थोड़ा यूज करूंगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज का कोलाइडल सोल है या नेगेटिव चार्ज का कोलाइडल सोल है। इसका फायदा क्या था? इसकी वजह से जो हमने पीछे प्रॉपर्टी की उनमें जो स्टेबिलिटी कर रहे थे हम, स्टेबिलिटी में ये यूज होगा, क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, जिससे ब्राउनिन मोमेंट भी हुई थी, मैंने वहां भी बताया था ये। तो ये इसकी स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। अब एक पॉइंट यहां से आया कि उन पर चार्ज है, दूसरा मैंने बताया जो चार्ज है वो मीडियम पर नहीं है, इसकी वजह से स्टेबल थे, क्योंकि सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स पर वो चार्ज था, फेज पर वो चार्ज था। अब ये मैंने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे कुछ हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे पॉजिटिव चार्ज, कोलाइडल सोल, कुछ होंगे नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज में कौन से आ सकते हैं हमारे, और नेगेटिवली में कौन से आ सकते हैं? पॉजिटिव में हमारे जैसे हमारे आ जाएंगे मेटल के हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन है, जैसे FeOH थ्राइस, या हमारा हो सकता है AlOH थ्राइस, या हो सकता है CaOH ट्वाइस, एक्स्ट्रा, इनके हो सकते थे। अब इसके केस में और क्या हो सकते हैं हमारे, और इसके केस में हो सकते हैं हमारे कुछ बेसिक डाई, जैसे मिथाइलिन ब्लू वगैरह। हमारा HB है जो हीमोग्लोबिन है, जो HB है हमारा वो भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। TiO2 वगैरह है वगैरह, ये क्या हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली में क्या होंगे, कुछ मेटल्स के हो सकते हैं, जैसे गोल्ड का, सिल्वर का वगैरह, कॉपर वगैरह के हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें एसिडिक डाई है, एसिडिक डाइज हो सकते हैं कुछ, जैसे कार्गो, रेड वगैरह। इसके अंदर और क्या हो सकते हैं हमारे, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के हो सकते हैं, जैसे स्टार्च या गम, ग्लू वगैरह, इनके कोलाइडल सोल हो सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, चलो हमने देखा कि इनके ऊपर चार्ज है, मीडियम पर चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से स्टेबल थे, नीचे नहीं बैठते, पॉजिटिव चार्ज के हो सकते हैं, नेगेटिव के हो सकते हैं। तो ये चार्ज आया कहां से, मीन्स ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या है, ये चार्ज जो आया ये कहां से आया। तो चार्ज का ओरिजिन जैसे हम फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ते हैं बाय म्यूचुअली रबिंग, यानी कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का या म्यूचुअली रबिंग, म्यूचुअली रबिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इनके म्यूचुअली रबिंग से। अब यहां एक पॉइंट देखो, जो हम कह रहे थे कि चार्ज कहां पर है, मीडियम पर तो है नहीं। अब अगर ये मीडियम के और फेज के म्यूचुअली रबिंग से आएगा, मीन्स फेज ने कोई ना कोई चार्ज एक्वायर किया है माइनर, तो कुछ ना कुछ माइनर चार्ज कहां पर भी जाएगा, मीडियम पर भी जाएगा, जबकि मीडियम पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये थ्योरी ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं रही। दूसरे क्या व्यूज आए थे, इसके अलावा आता है हमारा सेकंड कि जो कोई हमने सब्सटेंस लिया, जैसे हम सोप वाला लेते हैं RCO
Na या H जो भी है, ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा हमारा RCOO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ये तो उस वाटर के अंदर चला जाएगा ट्रू की तरह। अब पार्ट बच गया हमारा मेन ये एनायनिक। अब ये क्या करेगा, इस एनायन की वजह से ये वीकली अट्रैक्ट होगा, एसोसिएट होगा और कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकता है। तो एक तो रीजन हुआ ये उसके डिसोसिएशन से आ सकता था। एक पॉइंट होगा जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, वो क्या होगा, बाय द एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन पार्टिकल्स या ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, ये इतना ही छोड़ो, बाय द एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। और आयन भी कौन से होंगे, सिमिलर। कैसे, एक एग्जांपल से देखो। सपोज हमने लिया AgI सॉल्यूशन लिया, किसका लिया, AgI का सॉल्यूशन लिया, और इसके अंदर मैं डाल देता हूं Ki, समझे। AgI सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाला, Ki, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, जो AgI हमारा सॉल्यूशन है इसके ऊपर हमारे एडजॉर्ब हो जाएंगे I नेगेटिव। मैं सिर्फ ये नेगेटिव इंडिकेट कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर I नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, और इसके अराउंड क्या आ जाएंगे, वो जो K पॉजिटिव हैं उनको मैं ऐसे पॉजिटिव से इंडिकेट कर देता हूँ, या पूरा लिख देते हैं, मीन्स इसके अराउंड ये ऐसे आ गया। अगर मैं यही AgI सॉल्यूशन लूं और इसके साथ में डाल दूं AgNO3, तो ये क्या बनता, ये जो AgI है इसके अराउंड क्या आ जाते हैं, इसके ऊपर हमारे लग जाते हैं यहां से Ag पॉजिटिव, और हर जगह अब ये पॉजिटिव किसको इंडिकेट कर रहा है, Ag पॉजिटिव को। ये तो एडजॉर्ब हो जाते हैं और इसके अराउंड क्या आता है हमारे NO3 नेगेटिव। जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही हम ये नेगेटिव लगा देंगे, समझने के लिए मैंने ये इंडिकेट कर दिया। अब समझने की चीज क्या है कि यहां पर जो एडजॉर्प्शन होगा वो सिमिलर आयन का होगा, मीन्स कॉमन कह सकते हो तुम, कॉमन आयन, कॉमन आयन, ठीक है। ये कॉमन आयन का मतलब क्या है, यहां एग्जांपल से समझ लो, इजीली समझ आ जाएगा। AgI में मैंने डाला Ki, तो इनमें कॉमन आयन कौन सा होगा, I नेगेटिव, तो I नेगेटिव एडजॉर्ब होगा ना कि K पॉजिटिव। दूसरे में मैंने क्या लिया, AgNO3 लिया, तो यहां पर Ag कॉमन आयन है, NO3 नहीं है कॉमन, तो Ag एडजॉर्ब होगा। इस टाइप से बना देंगे। अब इसमें दो टाइप की लेयर बन गई, एक तो देखो इसके ऊपर जो फिक्स होगी और दूसरी मोबाइल लेयर, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, डबल लेयर। क्या बोल देंगे हम इनको, डबल लेयर। ऊपर वाला इरेज किया मैंने, नीचे का भी रखते हैं हम, इसको यूज करेंगे अभी। तो यहां पर बनी हमारी डबल लेयर, जिसको हम क्या बोल देंगे, हेल्म्स डबल लेयर भी बोल सकते हैं, या सीधा डबल लेयर बोल दो, जिसमें क्या है, एक फिक्स लेयर है और एक क्या होगी, मोबाइल लेयर का दोस्तों। इनके बीच कोई ना कोई पोटेंशियल भी होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जेटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जेटा पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, अभी यहां से, द पोटेंशियल डिफरेंस between the fixed layer and mobile layer is known as electrokinetic या जेटा पोटेंशियल। मीन्स जो ये फिक्स हुई ये लेयर और जो ये बाहर मोबाइल हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक होगा।
गॉट इट। इसके बाद हम नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस या केटोफोरेसिस। पहले बोलते थे हम केटोफोरेसिस, तब हमें नहीं पता था दोनों टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन है। आजकल हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे क्योंकि हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव चार्ज वाले भी हैं और नेगेटिव चार्ज वाले भी हैं। देखो सपोज मैंने एक ये ट्यूब, इस टाइप से ट्यूब ली, यू शेप, इसको मैंने फिल कर दिया कोलाइडल सॉल्यूशन से, और इसके अंदर मैंने ये लगाई दो इलेक्ट्रोड्स या प्लेट्स लगाई हैं और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से, स्विच ऑन किया। अब आप खुद देखो इसमें क्या होगा अगर ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। अभी हमने क्या पढ़ा, इट कैरी चार्ज। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन या तो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली। सपोज वो पॉजिटिवली चार्ज हो, ये कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा हो, पॉजिटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, तो कोलाइडल पार्टिकल किधर जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्यों जाएंगे, फॉर द सेक ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो दे मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल अगेन फॉर द सेक ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी। नेगेटिव है तो पॉजिटिव पर जाके न्यूट्रल हो जाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव पर वहां जाके न्यूट्रल हो जाएंगे। इसके लिए वो फ्लो कर रहे हैं। और जो ये फिनोमिना है, जो उसका मूव करने का जो प्रोसेस है, फिनोमिना है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, वो क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोकाइनेटिक और इलेक्ट्रोफोरेसिस की कई बार डेफिनेशन उल्टी लिख देते हो। इलेक्ट्रोकाइनेटिक तो पोटेंशियल डिफरेंस था फिक्स और डिफ्यूज का, इलेक्ट्रोफोरेसिस है द फिनोमिना ऑफ द मोमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स under the influence of electrical field is known as electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, हम कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर इस टाइप के एक अरेंजमेंट करेंगे, करंट उसके अंदर से फ्लो होगा। तो अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज में से क्या था हमारा, ये FeOH थ्राइस, या नेगेटिवली चार्ज है वो सिल्वर गोल्ड वगैरह का है, या इसमें क्या हो सकता है AS2S3 इस टाइप के हो सकते हैं। तो ये किधर जाएंगे, अगर ये नेगेटिव चार्ज हैं तो ये जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल पर, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल पर, वहां जाके न्यूट्रल हो जाएंगे। इस प्रोसेस का नेम ही क्या था, इस फिनोमिना का नेम ही था इलेक्ट्रोफोरेसिस। गॉट इट। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा वो क्या होगा, दैट इज हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, इसमें भी क्या यूज की, इलेक्ट्रिसिटी। एक और टर्म बच जाएगी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस हमने पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होगा, हमने वही ऑस्मोसिस प्रोसेस ही फॉलो करना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एक चीज और ध्यान रखनी, इसमें हम क्या यूज करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये मैंने लगा दी एक मेम्ब्रेन, इसके अंदर हमने फिल कर लिया कोलाइडल सॉल्यूशन। ये है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM जिसको हम बोल देते हैं। यहां कोलाइडल सॉल्यूशन हमने फिल किया है, इसके दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रिक करंट से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, कोई बैटरी वगैरह किसी भी चीज से। और यहां हमने किया है इसमें वाटर फिल बाहर वाले चैम्बर में। और अब अगर इसमें से मीडियम, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन के केस में, वहां क्या जाता था, सोलवेंट। इसमें क्या है वो, मीडियम। तो मीडियम जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर। ये मेम्ब्रेन मीडियम को अलाउ करेगी, कोलाइडल पार्टिकल को नहीं करेगी। वहां क्या पढ़ते थे हम, सोलवेंट को अलाउड करे, सॉल्यूट को नहीं, सिमिलर है।
कि द फ्लो ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम, मीडियम कौन सा, डिस्पर्जन मीडियम, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट या फील्ड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। दैट्स ऑल। वही ऑस्मोटिक प्रेशर में जो ऑस्मोसिस फिनोमिना पड़ा था वही ये है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मीडियम जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रो वर्ड लगा तो किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा चेंज हो जाएगा। हाँ, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, दैट इज कोगुलेशन। कोगुलेशन या इसी को क्या भी बोल देते हैं हम, फ्लोक्टेशन, फ्लोकेशन, या इसी को प्रेसिपिटेशन भी बोल देते हैं। प्रेसिपिटेशन होता क्या है, देखो स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट तो कोलाइडल पार्टिकल को स्टेबिलिटी के लिए जरूरी था, उसके ऊपर वो एडजॉर्ब हो रहे थे, जो हमने देखा था अभी कि अगर मैंने AgI लिया, KI डाल दिया तो इसके ऊपर क्या हुआ था, I नेगेटिव एडजॉर्ब हो गए थे, जो उसको क्या कर रहे थे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे थे। या हमने किया था एक पहले FeOH के, मान लिया हमने फ्रेशली प्रीपेड प्रेसिपिटेट थे, हमने इसके साथ FeCl3 डाला तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया था FeOH थ्राइस का कोलाइडल सॉल्यूशन बना, और उसके चारों तरफ क्या अरेंज हो गए थे, ये Fe3 पॉजिटिव आयंस, तो ये पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। अब अगर मैं इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं, थोड़ा एक्सेस में हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स थे, कोलाइडल सॉल्यूशन जो था उसको न्यूट्रलाइज करेगा और वो नीचे बैठ जाएंगे। सपोज ये हमारा एक सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, वो पॉजिटिव चार्ज का हो या नेगेटिव चार्ज का, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर क्या एडजॉर्ब है। नेगेटिव एडजॉर्ब है तो ये नेगेटिव चार्ज का होगा, पॉजिटिव एडजॉर्ब होते तो ये पॉजिटिव चार्ज का होता। तो ये सपोज नेगेटिव चार्ज हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब ये सेम चार्ज है तो ये रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जिसकी वजह से स्टेबल था। अब हमने क्या किया, व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट इन इट, वो क्या करेगा इसको, दैट विल न्यूट्रलाइज दिस ऑपोजिट चार्ज उसका, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये न्यूट्रल हुए तो धीरे धीरे इनके आपस में एग्रीगेट करेंगे और सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएंगे प्रेसिपिटेट बन के। इसी को हमने क्या बोल दिया, कोगुलेशन या फ्लोकेशन या प्रेसिपिटेशन। द फिनोमिना या द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ colloidal solution, colloidal sol by adding a stable electrolyte in it is known as coagulation या फ्लोकेशन या प्रेसिपिटेशन। हमको स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल लेंगे, तुम एक लाइन एक्स्ट्रा ये भी ऐड कर सकते हैं, बाय एडिंग स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट इन एक्सेस, वो क्या होगा, कोगुलेशन या फ्लोक्टेशन। अब इसमें एक चीज थी, हार्डे स्क्वेयर ने एक चीज बताई कि अब ये किस पर डिपेंड करेगा कि कोगुलेशन के लिए जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डालना है वो कम डालना पड़ेगा, ज्यादा डालना पड़ेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ दैट कोगुलेटिंग आयन। कोगुलेटिंग आयन कौन सा होगा, अब इसमें मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला तो वो किस में टूटेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो इसको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वैलेंसी पर डिपेंड करेगा इसका कोगुलेशन। अगर हमारा if colloidal sol is negatively charged तो कोगुलेटिंग वैल्यू जो है, कोगुलेटिंग वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, अपॉन द पॉजिटिव
valency of electrolyte, or if colloidal sol is पॉजिटिवली चार्ज, तो जो कोगुलेटिंग वैल्यू है वो डिपेंड करेगी किस पर, नेगेटिव वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो नेगेटिव वैल्यू पर डिपेंड करेगी। कैसे? सपोज हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है KCl, अगर वो नेगेटिव चार्ज का है तो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज का है तो डिपेंड करेगा इस पर, क्योंकि किस में टूटेगा, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, अपोजिट पर डिपेंड करेगा। मान लिया वो हमारा K2SO4 है तो किस पर डिपेंड करेगा, अगर पॉजिटिव है तो SO4 टू नेगेटिव पर, और नेगेटिव है तो K पॉजिटिव पर। अब यहाँ से एक चीज पता चली, मान लिया हमारे नेगेटिव चार्ज का कोलाइडल सॉल्यूशन है, मैं एक तो यूज करूँ Al3 पॉजिटिव, जो भी यूज किया उसमें ये हो, एक में हो Na पॉजिटिव, एक में हो Mg2 पॉजिटिव, तो किसकी कोगुलेटिंग वैल्यू ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ माइंड से निकाल देनी है, हमने यहाँ ये नहीं देखना कि किस मेटल की टेंडेंसी ज़्यादा कम है, नो, यहाँ हमने क्या देखना है, किसके ऊपर कितना चार्ज है। जितना ज़्यादा चार्ज उतने ज़्यादा पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी, उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। ठीक है, अब दो चीज मैंने यूज कर दी, एक तो कोगुलेटिंग वैल्यू और एक मैंने टर्म यूज कर दी कोगुलेटिंग पावर, दो चीजें यूज होगी। तो कोगुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर समझ लेते हैं। मैं ये कुछ चीजें इरेज कर लेता हूं। कोगुलेटिंग वैल्यू एंड कोगुलेटिंग पावर। कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होगी और कोगुलेटिंग पावर क्या होगी। वैल्यू समझ लो, पावर उसी के बेस पर बता देंगे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसमें, इन मिलीमोल्स, मिलीग्राम्स नहीं है, ध्यान रखना, मिलीमोल्स, दैट मस्ट बी या दैट शुड बी एडेड टू 1 liter of colloidal sol so that complete coagulation take place, या फॉर कंप्लीट कोगुलेशन ऑफ 1 liter ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या हुआ कि हमें मिनिमम कितना डालना पड़ेगा, क्या, वो इलेक्ट्रोलाइट, किसमें, इन मिलीमोल्स, फॉर कंप्लीट कोगुलेशन ऑफ 1 liter ऑफ गिवन कोलाइडल सोल। और सिंपल कर दे तो 1 लीटर कोलाइडल सोल के कंप्लीट कोगुलेशन के लिए मिनिमम कितने मिलीमोल्स इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट है, वही क्या, उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू। अब जिसकी कोगुलेटिंग वैल्यू जितनी कम, उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा। वैल्यू कम तो पावर ज्यादा। कैसे? सपोज एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए हमें 0.21 मोल्स, एग्जाम्पल ही ले लेता हूं। सपोज हमने FeOH थ्राइस का एग्जाम्पल लिया, तो अगर मैं इसके अंदर KCl डाल लूं तो इसमें, या KBr डाल दिया मैंने, KBr क्या, इसमें कोगुलेटिंग आयन। दूसरा मैंने डाल दिया इसके अंदर K2SO4 या FeSO4, इसमें क्या होगा, SO4 होगा, इसमें Br नेगेटिव होगा। अब इसके तो 0.2 समथिंग चाहिए, उसका 138 के आसपास चाहिए मिलीमोल्स। तो कोगुलेटिंग वैल्यू किस पर, जिसकी ज्यादा, कोगुलेटिंग पावर उसकी कम। जैसे एक किसी भी एक अपने लोकल उसमें समझे, एक काम को करने के लिए हमें आदमी चाहिए 10, एक काम को करने के लिए हमें आदमी की रिक्वायरमेंट है एक टाइप के आदमियों की 10 की, और उसी काम को करने के लिए दूसरी टाइप के जो आदमी है वो कर देते 2, तो पावर किनकी ज़्यादा है, उन 2 की ज़्यादा है ना, क्योंकि वो 2 उन 10 के बराबर काम कर रहे हैं। यही यहाँ पर है, जो कम डालने पड़े और वो पूरा कोगुलेट कर दें तो मतलब उनके कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है, जो ज़्यादा डालने पड़े उसी काम के लिए उनकी कोगुलेटिंग पावर कम है। तो स्मॉलर द
वैल्यू ऑफ, मैंने इरेज कर दिया था अर्ले सीक्वेंस, वो यहाँ से रिजल्ट आ जाता है, वो बुक में पहले सीधा दे रखा हुआ कई बुक्स में, तो यहाँ से आई थी। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ, स्मॉलर द कोगुलेटिंग वैल्यू, ग्रेटर इज कोगुलेटिंग पावर। वो जितनी कम होगी कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा आएगी। दूसरा क्या है, अपोजिटली आयंस उसे कोगुलेट करेंगे, सेटल डाउन करवाएंगे। गॉट इट? निकाल सकते हैं। अगर रेशियो निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया एक C1 ले लिया, एक C2 ले लिया, एक ये है, जैसे KBr की यहाँ वैल्यू ले ली, इसकी यहाँ पर ले ली, तो क्या आ जाएगी, किसकी इक्वल आएगी, कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ दिस अपॉन कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ दिस, वो किसकी इक्वल आएगी, उनके पावर की रेशियो की इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से हमने मेन क्या क्या देखना है, एक तो हमने देखना है कोगुलेशन या फ्लोक्टेशन या प्रेसिपिटेशन क्या है। कोगुलेशन है हमारा, या फ्लोक्टेशन या प्रेसिपिटेशन एक ही टर्म है कि हम कोई स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें एक्सेस में, जिससे क्या हो, वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है सेटल डाउन, प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाए। इसके लिए हम मिनिमम जितने मिलीमोल्स को डालना पड़ेगा वो होगी कोगुलेटिंग वैल्यू, वो जितनी कम होगी कोगुलेटिंग पावर होगी उतनी ज्यादा। अब एक टर्म और होगी यहां पर, एक तो हमने पढ़ा था पेप्टाइजेशन, और एक अब हमने पढ़ा है कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। अब इनमें पजल नहीं होना है, ये तो एक ही है, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन या फ्लोकेशन, ये तो एक ही टर्म है तीनों, या ये पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या था, उसमें हमने फ्रेशली प्रीपेड प्रेसिपिटेट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल के वापस कोलाइडल में कन्वर्ट किया था, और ये क्या कोलाइडल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करा के हिसाब से उल्टे प्रोसेस हैं। ये इसको बनाने का मेथड था, कोलाइडल सॉल्यूशन को मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा था, वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यही था प्रिपरेशन में। और ये क्या है, जो कोलाइडल बना हुआ है उसको वापस प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने का है। तो इनको मैच नहीं करना, मिक्स नहीं करना है, सेपरेटली ध्यान से करना है। हाँ तो स्टूडेंट्स वो मैंने इरेज किए हैं। अब कुछ और मेथड्स भी हैं हमारे पास, फ्यू अदर मेथड्स फॉर कोगुलेशन या फ्लोकेशन। वो क्या है, जैसे अभी हमने पढ़े थे कि कोलाइडल जो सॉल्यूशंस हैं उन पर चार्ज है, तो सपोज मैंने एक लिया FeOH थ्राइस सॉल्यूशन और एक मैंने लिया AS2S3 कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व, ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व। तो इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूं तो दोनों का क्या हो जाएगा, कोगुलेशन। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, बाय म्यूचुअली कोगुलेशन, यानी कि इफ वी मिक्स टू कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ oppositely charged, या we mix to oppositely charged colloidal solution, their mutually precipitation take place। उनका दोनों का क्या हो जाएगा, कोगुलेशन, जब इनको ऐड करेंगे। क्यों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और क्या कर सकते हैं हमने एक टर्म पढ़ी थी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या था, द मोमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। वहां जाके वो होंगे क्या, न्यूट्रलाइज ही तो होंगे, और न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या होंगे, वो कोगुलेट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन ऑल्सो बी यूज एज कोगुलेशन। और क्या हो सकता है, बहुत सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस को अगर हम हीट कर दें या कूल कर दें, कूल डाउन, देन ऑल्सो बाय हीटिंग और कूलिंग।
जैसे फॉर एग्जांपल बटर है, सबको पता होगा बटर। अगर बटर को हम हीट कर दें, ध्यान देना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वही समझना, हीट करें तो क्या होगा, कोगुलेशन। अब कईयों के माइंड में जाएगा गर्म करने पर तो मेल्ट होगा, ठंडे होने पर जमेगा। मैं वहां उसकी सॉलिड लिक्विड स्टेट पर नहीं लेके जा रहा हूँ। कोगुलेशन कैसे, ऑनेस्टली ये देखो, अगर किसी ने कभी गर्म करके देखा नहीं देखा तो एक्सपेरिमेंट कर लेना। जब हम उसको गर्म करेंगे उससे क्या होगा, उसके अंदर से जो घी है, बटर से घी सेपरेट हो जाएगा। जो उसमें बटर है क्या, वो अगला जो हम आगे टॉपिक करेंगे ना इमल्सन, उसमें भी बताएंगे। बटर में हमारे लिक्विड पार्टिकल्स थे, दोनों लिक्विड पार्टिकल्स है। इमल्सन क्या होता है, मिक्सचर होता है लिक्विड लिक्विड का। इसमें क्या हुआ, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स, कुछ ट्रेस अमाउंट में उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अब जब हम बटर को गर्म करेंगे, जो उसमें वाटर पार्ट था वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, और उसके अंदर से जो घी पार्ट था, जो फैट पार्ट था, वो अलग हो जाता है, वो नीचे बैठ जाएगा उसमें। तो ये गर्म करने पर हो गया कोगुलेशन, वो जो पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ गए। कुछ में कूलिंग पर हो सकता है, जैसे मिल्क है। अब मिल्क की मैं आइसक्रीम बनाने की नहीं कह रहा हूँ, फिर से वही कह रहा हूँ, जहाँ जितना मैंने बोला वहाँ तक चलो। मिल्क को हम फ्रिज में रख दें बिना गर्म किए भी, तो जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा तो देखना जो अपर पार्ट है उसमें फैट ज़्यादा होगी, फैट कंटेनिंग पार्ट ऊपर आ जाएगा, जिसमें वाटर पार्ट ज़्यादा हो नीचे चला जाएगा। तो यही हम बता रहे हैं, कई बार ज़्यादा हीट और कूल करने पर भी हम इनको कोगुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने कोगुलेशन तक के किए हैं, यहाँ तक के प्रॉपर करो, क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लेंगे तो लेक्चर लेंथ जाएगा। अब बच भी हमारे क्या क्या गए हैं, गोल्ड नंबर, जो अभी मैंने बोला इमल्सन, उसकी टाइप्स करेंगे, और फिर इमल्सन के कहाँ यूज है या कोलाइडल सॉल्यूशंस है कहाँ हम यूज करते हैं। इतना सा हमारा बचता है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक के तुमने कंप्लीट करने हैं, कोगुलेशन, कोगुलेटिंग पावर, कोगुलेटिंग वैल्यू। मैंने जैसे लिखा था ना, कोगुलेटिंग पावर्स की अगर रेशियो निकाल दें तो उनसे हम ये भी निकाल, वैल्यूज की अगर रेशियो निकाल दें तो हम उनकी पावर्स की रेशियो भी बता सकते हैं कि कौन कितने गुना हैवी है। गॉट इट। अगर किसी को डाउट्स है तो यहाँ लिख भी सकता है, जैसे मैंने लिखा था C1 C2, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, सपोज मैंने ले ली उनकी कोगुलेटिंग वैल्यूज ऑफ C1 मान लिया, कोई भी फर्स्ट है 1 लिख दिया मैंने, कोगुलेटिंग ऑफ वैल्यू 2, तो इधर क्या आ जाएगी, कोगुलेटिंग जो पावर है उसकी रेशियो 2 बाय कोगुलेटिंग पावर ऑफ 1। ये रेशियो आ जाती है कि ये इससे ये हो गया ना, इसको इससे डिवाइड किया तो ये इससे कितने गुना स्ट्रोंग है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। जैसे किसी की कोगुलेटिंग वैल्यू है 50, किसी दूसरे की कोगुलेटिंग वैल्यू है 0.01, तो ये कितना आ जाएगा, 0.01 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 50 तो ये था ही, 2 0 इसके नाम के ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये इससे इतने टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। कौन, 2 1 से, समझे। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो उनके पावर की रेशियोज बताते हो। तो इस टाइप से हम कोगुलेटिंग पावर निकाल सकते हैं, कोगुलेटिंग वैल्यूज हमें पता चल गई हैं, कोगुलेशन किस किस प्रोसेस से हो सकता है। तो आज के चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट की हैं। अब गोल्ड नंबर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक का अपना प्रॉपर रिवाइज करो, कंप्लीट करो, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके।